अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं मुबारक जावेद और प्रोग्राम आप देख रहे हैं आज मुबारक के साथ। आज चलेंगे पाकिस्तान, वहां की ताज़ा सूरत हाल पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, ये बताइए कि क्या चल रहा है। ये ऑडियो वीडियो ड्रामे नए नए रोजाना सामने आ जाते हैं और गवर्नमेंट भी इसी पे लगी हुई है, अदालतें भी इसी पे लगी हुई हैं, वकला भी इस पे लगे हुए। क्या बताना क्या चाहते हैं ये लोग? देखिए जी, पहले जंग ग्रुप की तरफ से ये बात सामने आई थी कि चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने ये बताया था कि जी इस तरह साकिब निसार साहब ने कॉल करके बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब को आप सलाह के तौर पर रखें। वो मामला भी जो है बहस चल रहा था, तो एक और जो जंग ग्रुप के रिपोर्टर है नूरानी, उनकी तरफ से भी ये बात आई सामने जी। कि जी कॉल बताई गई है जिसमें जस्टिस साकिब निसार साहब ये बता रहे हैं कि इलेक्शन के लिए नवाज शरीफ को सलाह देनी बहुत जरूरी है, उनको बाहर नहीं आना चाहिए। हम्म। तो ये बड़ी अजीब बात हो गई, जिसके साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। तो वो इसी बात का तो 3 साढ़े 3 साल से ऐलान कर रहे थे कि हम बेकसूर हैं, ये लोग हमें सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। लेकिन इन लोगों को अदालतों पर उन्होंने कहा था कि हमें इन पर यकीन नहीं है, जी। नेक हो गई, अदालत हो गई। तो आज मुस्लिम लीग नून ने जो अपना मंशूर बनाया था, या ये बात 3 साढ़े 3 साल से डिस्कस कर रहे थे कि जी हम बेकसूर है, हमें जानबूझ के फंसाया गया है, इस हम्म। बात से साबित हो गया है कि वो कसूरवार नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है। जहां पर अब जज साहब ये कहते हैं अपने मौकफ में साकिब निसार साहब की ये मेरी वॉइस नहीं है, हम्म। ये किसी ने फिक्स करके इसको तो मेरी वॉइस बनाकर तो इस तरह इसको बयान किया गया, मैं नहीं बात कर रहा, ये मेरी वॉइस ही नहीं है। हम्म। लेकिन वक्ती तौर पर ये तो अब बाद में फिर अदालत साबित करेगी, हसास अदारे के लोग साबित करेंगे, इंटेलिजेंस साबित करेगी कि क्या वाकई फोरेंसिक में जाके ये वॉइस चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की है या किसी और की है। लेकिन वक्ती तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून का तो ये बात सामने आ गई ना कि हम शुरू से कह रहे थे कि हम बेकसूर हैं, ये हमें सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, हम पर झूठे केसेस बना रहे हैं, हमें जानबूझकर फंसा रहे हैं। तो उनकी बात अभी इस वाक़े के बाद काफी हद तक सच साबित होनी शुरू होगी। अच्छा, ये एक चीज है कि किसी की जुबैर की वीडियो पकड़ी जाती है, वो कहता मेरी ये वीडियो नहीं, किसी की आवाज पकड़ी जाती है, वो कहता मेरी आवाज नहीं। तो ये अदारे जो है बाद में रिजल्ट तो कोई ऐसे निकलते नहीं, लंबा लंबा अरसा ये केस चलते हैं, अदालतों को इसी काम पे लगाया हुआ है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि जब भी कोई वाकया हाईलाइट होता है, या इंक्वायरी कमेटी बैठती है, या जुडिशल कमेटी को बनाई जाती है, या कोई फैक्ट फाइंडिंग के लिए बनाई जाती है, तो वो 2 4 5 दिन अखबार और टीवी की सुर्खी बनने के बाद वो चीज़ खामोशी से खत्म हो जाती है, ना उसके ऊपर दोबारा बात की जाती है। ये असर और रसूख वाले लोग होते हैं, उसकी रिपोर्ट्स को रोक लेते हैं, उसे बिल्कुल खत्म कर देते हैं ताकि लोगों को उसकी तरफ ध्यान न जाए क्या बात हुई, क्योंकि आज तक किसी भी मामले की रिपोर्ट सामने आई नहीं है। हम्म। अगर आज तक किसी मामले की रिपोर्ट सामने आई होती तो जो आवाम को पता लगती तो वो समझ जाते कि क्या मामला है। हाँ, वो आपके सामने पाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुए हैं, उसकी रिपोर्ट भी आज तक सामने नहीं कुछ आई, भी। हालांकि जिक्र कर रहे थे जी हम सामने आएगी, हम आपको बताएंगे। इसी तरह वहां पर जब खुदकश हमले होते थे, एपीएस में हमला हुआ था, हम उसकी बकायदा रिपोर्ट बना कर देंगे। किसी मामले की भी आज तक किसी भी इदारे की तरफ से, कहा वो एफआईए है या इंटेलिजेंस ब्यूरो है या पुलिस का महकमा है या जुडिशरी है, किसी भी मामले की इंक्वायरी की रिपोर्ट आज तक सामने आई नहीं। हम्म। ये सिर्फ 2 4 5 दिन की बात होती है जिसमें हम कह देते हैं कि हमने ये साबित किया है कि ये वॉइस उसकी है। उसके बाद अदालतों का काम है कि उसको ट्रेस करके विद इन 7 days 10 days 15 दिन एटलीस्ट 1 महीने में उसका रिजल्ट निकाल के बताएं कि जनाब जो ये वाकया हुआ था उसके पीछे जो ये मुहरकत है वो असल फैक्ट फाइंडिंग ये है। उस मामले में ना अदालत दोबारा रिव्यू करती है, ना अदालत दोबारा रिव्यू करते हैं। वो 4 5 6 दिन बाद घूम के उसके बाद फिर वो खामोशी से बात खत्म हो जाती है। अच्छा, ये इतना बड़ा इशू है तो अवाम तो पहले ही कोई इन पे इतमाद नहीं करती, अदालतों पे अदलिया पे बेचैन रहते हैं। तो आपके ख्याल में इससे और भी अवाम के जो नज़र में इनकी वैल्यू कम हो जाएगी? जी बिल्कुल, इस बात से अवाम को खासी तकवीत मिली है कि वो पहले भी यही कह रहे थे कि मियाँ साहब के दौर में महंगाई का वो
लेवल नहीं था जो इमरान खान के दौर में, बल्कि अब तो लोग ऑन माइक के सामने खड़े होकर कह देते हैं कि हमने इमरान खान को वोट डाला था, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं मालूम था कि ये शख्स हमारे साथ इस तरह का काम करेगा। अब तो लोगों के अंदर अब तो हर जिस बंदे से आप 5 मिनट बात करके देख रहे, वो कहता जी घी उस वक्त देख ले, आज देख ले, चीनी देख ले, आज देख ले, हमसे गलती हो गई। इमरान खान को तो अब चाहिए कि अब वो वास्ते देते हैं कि अल्लाह का वास्ता है कि आप हम हुकूमत छोड़ दो, कि वो चोर था, वो डाकू था, वो बदमाश था, वो जो भी था, उसके दौर में गरीब रोटी खा रहे थे, कुछ कारोबार भी चल रहे थे, सारे मामला चल रहे थे। तो ये जो वाकया हुआ है टेप रिकॉर्डिंग आने के बाद, तो इससे तो हुकूमत की जो हल्के हैं, अवाम के जो लोग हैं, उनके अंदर तो डेफिनेटली शर्मिंदगी का बायस है कि हमारा नाम लेकर एक बात रिकॉर्ड की जा रही है कि ये लोग इस तरह कर रहे, क्योंकि आज तक 3.5 साल में किसी भी अदालत में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। या तो आप जुर्म साबित करेंगे जी नवाज शरीफ के ऊपर जुर्म है, वो लंदन में चले गए हैं, इसी मुल्क से बाहर गए हैं, तो आपने भेजा है तो वो बाहर गया ना। उस वक्त मेडिकल के अंदर सिचुएशन बनाई, रिपोर्ट्स बड़ी आ रही है, हालत बड़ी खराब, अगर आपको पता था वो गिल्टी है, अदालत उसको सजा देती है, उसको जेल में डाल देते। खुद ही आपने आपस में मामला तय किए, फिर उनको आगे भिजवा दिया, फिर बाहर चले गए। अब आप कहते हैं जी वो मफरूर हो गए हैं। अदालत में किसी एक जगह पे जुर्म साबित नहीं हुआ आज तक कि ये हमारे पास फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स है, इसके मुताबिक ये लोग मुजरम है, इनको ये काम करना। बस एक ही बात होते हैं कि पुराना पैसा बाहर के मुल्क चला गया, इस बैंकों में चला गया, लंदन में फ्लैट्स खरीद रही है। अवाम को इससे क्या गर्ज है कि किसने फ्लैट खरीदे? अवाम को इससे गर्ज है कि मुझे चीनी कितने की मिल रही है, घी कितने का मिल रहा है, आटा कितने का किलो मिल रहा है। आप किसी गरीब के घर जाए, उसको क्या चीज का पड़ी है कि वो एवन फील्ड के मतलब जाने, एवन फील्ड क्या होती है, शुगर मिल क्या होती है, रमजान शुगर मिल क्या है, उसको ये गर्ज होनी चाहिए कि मैं बाहर जाऊं तो मुझे पेट्रोल सस्ता मिल जाए, मैं बाहर जाऊं तो मुझे घी सस्ता मिल जाए, मैं अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकूं, मैं जिंदगी आराम से गुजार सकूं। बिजली है तो वो महंगी कर दी गई है। ये सारे मामला वक्ती तौर पर हुकूमत के खिलाफ है, और इसी बात की वजह से मजीद तकवीज मिल गई है जो ये ऑडियो टेप लीक हुई। इसकी वजह से वहां में मजीद एक बात खुलकर सामने आ गई है कि वाकई इमरान खान जो है वो अब नवाज शरीफ से इंतकाम ले रहा है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जनाब उसमें कोई गड़बड़ की ऑडियो में, और हमारे पास और भी वीडियो है, ऑडियो है, तो हर साल 6 माह बाद इस तरह की एक ऑडियो वीडियो बाहर आ जाती है। तो ये सिलसिला आपके ख्याल में आगे भी चलेगा अभी? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी आपके साथ एक प्रोग्राम था, मैंने उसको बताया था कि कुछ दिन गुजरते हैं तो फिर एक टेप आ जाती है, कुछ दिन गुजरते हैं एक वीडियो आ जाती है, कुछ दिन गुजरते हैं। ये मामला सारे इसी तरह जब हालात देखते हैं मुल्क की इकोनॉमिक्स और मईशत और ये फॉरेन अफेयर और खारजा मूल जब एक उलझे हुए मुकाम पर चले जाते हैं तो फिर एक नया इशू आ जाता है कि जी आप इसने ये काम कर लिया। कुछ दिन फिर गुजरेंगे, फिर एक नई वीडियो आ जाएगी। अब 3 साल के अंदर इस तरह की कितनी वीडियोस आ गई है, इस तरह के कितने बयान आ गए हैं। अब जो बयान आ रहे हैं, पहले मरियम नवाज के खिलाफ आते थे, नवाज शरीफ के मतलब आते थे, शहबाज शरीफ के मतलब आते थे, अब वो हुकूमत के मतलब आने शुरू हो गए। अब साकम निसार साहब इसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर मुलव्वस नजर आ रहे हैं। वो एक शख्स ने बयान में हर्फी दे दिया, वो भी जज है, ये काम कैसे हुआ। अब ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है या अदलिया का काम है कि वो इनको चेक करें और इसको वेरीफाई करें और इसकी इंक्वायरी करवा के बताएं अवाम को कि जी ये हमारे खिलाफ एक शिकायत आई थी, इसके अंदर हमने ये फैसला किया और ये इसका रिजल्ट है, ताकि अवाम को पता लगे कि कौन कसूरवार है, हुकूमत कसूरवार है या ये जो अपोजिशन है इनका कसूर है, नवाज शरीफ का कसूर है। तो पता लगे, उसको सजा दें कि जी नवाज शरीफ साहब आपने ये काम गलत किया, इसके मुताबिक ये सजा बनती है, आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर हुकूमत के लोग बीच में मुलव्वस है तो फिर उनको सजा दे। अच्छा सर, आपका तजर्बा माशाल्लाह काफ़ी है, लंबा अरसा से आप सहाफ़त से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि ये जज, ये अदालतें, ये सब कुछ आपके ख्याल में कोई ऐसे काम कर रहा है कि लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार सके? गवर्नमेंट के लोग तो, वज़ीर तो आके यही कह रहे जनाब अदलिया आज़ाद है और आज़ाद फैसले होते हैं, वहाँ पे किसी का प्रेशर नहीं। ये चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमाया। और आपका क्या ख्याल है कि ये चीज़ें हकीकत से इनका कोई तल्लुक है? देखिए हुकूमत जो है वो जब एक फैसला है कि हुकूमत के हक में होगा तो वो जरूर ये बात कहेंगे जी अदलिया आज़ाद है। जब ये फैसला अपोजिशन के हक में होगा तो वो कहेंगे जी अदलिया आज़ाद है। लेकिन जब एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं तो वहां पर तो ये मामला डिस्कस ही नहीं होता कि ये किस तर्ज पे जा रहे हैं। देखिए अदालतों का काम है कि वो फेयर एंड फेयर तरीके से
इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाए। वो इस चीज को मत देखें कि आगे हुक्मरान पार्टी है या आगे अपोजिशन है, आगे साबका कोई सियासतदान है या मौजूदा कोई सियासतदान है, उनका काम है मेरिट के ऊपर फैसला करना। हमारे मुल्क में अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, उनके स्पोकमैन ये बार बार कह रहे हैं कि जस्टिस क्यूम से भी इस मर्जी के फैसले नून लीग ने लिखवाए हैं, नून लीग जजों के ऊपर प्रेशर डाल रही है, नून लीग ने अदालतों पर शबखून मारा है, और जब यही फैसला उनके खिलाफ चला जाता है तो फिर वो बाहर अक्सर तब्दील हो जाती। कोई भी यहाँ पर मानने को तैयार नहीं। अगर इलेक्शन होता है तो हुक्मरान पार्टी जीतती है तो वो कहती है ईमानदारी से इलेक्शन हुआ है, अगर दूसरी टीम जीतती है तो यही लोग कहते हैं धांधली हो गई है, आपने रैगिंग की है, आपने करप्शन की है। तो ये एक दूसरे के ऊपर 70-72 साल से इल्जामात का सिलसिला जारी है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म आज तक बना ही नहीं सके जिसपे अपोजिशन भी और हुकूमत भी मुतफिका तौर पर बता सके कि जनाब ये हमारा निज़ाम है जिसके तहत हम इलेक्शन करेंगे, और ये हमारा जुडिशरी का निज़ाम है जिसके तहत तमाम जो फैसले किए जाएंगे। ये सब लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, भारी अक्सरियत से सीटें जीतते हैं, और यहाँ पर आकर क्यों कानून साजी नहीं की जाती, क्यों कानून नहीं बनाए जाते? ये सिर्फ यहाँ पर टीवी में बैठ के एक दूसरे पर इल्जामात ही लगाते रहते हैं। वो कभी भी नहीं कहते कि दूसरी पार्टी के लोग ईमानदार है या शरीफ है। जब आप मुस्लिम लीग नून के लोगों को देखें तो वो मुसलसल तनकीद कर रहे होते हैं हुक्मरान जमात के ऊपर, और जब आप हुक्मरान जमात के लोगों को देखें वो मुसलसल तनकीद कर रहे होते हैं कि इन्होंने ये किया और वो किया। आपने अगर हुकूमत में आए हैं तो आप एक मौसर एक निज़ाम बनाए, कानून बनाए कि जिसके तहत सबका अल्ट्रासाउंड किया जाए, देखा जाए कि कौन इस स्क्रूटनी में से निकलता है, जो निकल जाएगा वो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने 9 टीवी को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से थे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होते हैं। जुड़े रहे 9 टीवी इंटरनेशनल के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। आज मैं एक दो चीज़ें आपके सामने लेके आता हूँ। पहली चीज़ तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीडिया की क्या अहमियत है, और बगैर मीडिया के अगर आप देखें तो जो ज़िंदगी पहले थी उसमें ऐसी चीज़ें सामने नहीं आती थी जिस तरह आज आप देख रहे हैं कि किसी पे जुल्म होता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है। वो अपनी आवाज़ तो उठाता है, एक बात का मसला कि उसका मसला हल होता है या नहीं होता, मगर उसके पास एक प्लेटफॉर्म है इस वक्त सोशल मीडिया पे, आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए। जुल्म के खिलाफ आप अगर डरते रहेंगे, खामोश रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे और ये कहेंगे जनाब ये मीडिया पे खबर भी ना आए, तो मेरा ख्याल उससे नुकसान उठाया जा सकता है। इसलिए उठाया जा सकता है कि जब किसी को आप अपनी परेशानी नहीं बताएंगे, हो सकता है जब आप मीडिया पे आए कोई ना कोई इदारा आपकी बात सुने। इंटरनेट अगर कोई ऐसा मसला बना है कि वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया की ज़रूरत है, तो जो लोग जिनके पास ये इख्तियारात होते हैं उनको चाहिए कि फौरी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के साथ राब्ता कायम करें और वहाँ पे बताए कि ये जनाब जुल्म हो रहा है। आप देखें लाउड तारक का मैंने प्रोग्राम उस दिन, है तो पुराना ही था, मगर BBC ने भी आके यही बात की कि अहमदियों के साथ जुल्म हो रहा पाकिस्तान में, आप क्या कहेंगे? आज बगैर मीडिया के आप कुछ भी नहीं, मैं आपको बता दूं। कहीं पे भी किसी के साथ कोई अहमदी है, उसके साथ जुल्म होता है, उसके साथ ज्यादती होती है, कुछ भी होता है, सोशल मीडिया है और फिर इंटरनेशनल मीडिया को फौरी तौर पर बताना चाहिए कि जनाब ये हमारे साथ पाकिस्तान में जिस तरह आपने देखा मुख्तलिफ मसाजिद से कलमा मिटाया जाता है, हम भी उस पर प्रोग्राम करते हैं, मगर इंटरनेशनल मीडिया तक जिन लोगों का हाथ है पहुंचता है, BBC है, CNN है और भी जो चैनल हैं, उनके साथ राब्ता कायम करके उनको ये न्यूज़ फौरी तौर पर मेरा ख्याल है कि देनी चाहिए, ताकि वो अपने प्लेटफार्म से जब ये न्यूज़ वो नशर करेंगे, इस पर तबसरा करेंगे, तो उससे हालात तब्दील हो सकते हैं। उसके अलावा और कोई हाल नहीं है। हमारे जिस तरह पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये इंडोनेशिया में भी मसाइल बने थे, और भी आप देख लीजिए अफगानिस्तान की अगर बात कर लें तो वहाँ पे लोग प्लेनों में बैठ के किस तरह वहाँ से भागे। मेरे ऑफिस में उस दिन एक बंदा आया, कहता मैं, उसका ठीक ठाक उधर बिजनेस था, एक मेरा दोस्त यहाँ से गया, उसके पास ठहरता था काबुल में,
تو جب دیکھے اس نے حالات تو فوری طور پر ہجرت کا فیصلہ کر لیا. اس کو پتا کیا تھا کہ میری جو جان ہے وہ سب سے قیمتی ہے اور سب کچھ چھوڑ کے یہاں بھاگ کے. تو وہ کہتا میں پلین میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, پتہ نہیں کس طرح میں تکلیف سے فیملی کو لے کے اپنی کو اس پلین میں سوار ہوا اور میں یہاں پہنچا انگلینڈ. نہ کوئی پاسپورٹ اس کے پاس, نہ کوئی شناختی کارڈ, کوئی چیز نہیں تھی, مگر ایک سیف مقام پر وہ پہنچ گیا. ہجرت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی بھی بندہ ہے وہ اگر اس کے حالات اس ملک میں ٹھیک نہیں ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ ہجرت کر لے تو اس میں اس کی بھی بہتری ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں مختلف جگہ پہ ایسے حالات نظر آ رہے ہیں جس میں احمدیوں پہ بھی ظلم ہوتے ہیں, اور بھی لوگ ہیں اس میں آتے, اور بھی فرقوں کے لوگ بھی آتے ہیں اور مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں, اور ان کو اگر دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ لوگ نقصان پہنچائیں گے تو انہیں میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے اور محفوظ مقام پر جانا چاہیے. آپ کی جان ہے تو جہان ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک سوچ کے مطابق کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا, میں یہیں رہوں گا, کچھ بھی ہو جائے. میرا خیال ہے کہ تبدیلی ضروری ہے آج کے دور میں. تو پہلی دفعہ دنیا میں لوگ, جو میں بتا رہا ہوں وہ ہجرت کا نہیں بتا رہا, آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو اسلامی تعلیم میں بھی آپ نظر ڈالیں تو وہاں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں حالات کے مطابق. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات اس ملک کے بن رہے ہیں. یہ نظر جو ہے یہ دور تک انسان کو رکھنی چاہیے اگر اس نے زندگی میں زندہ بھی رہنا اور کامیاب زندگی بھی گزارنی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے اور آپ اس کے باوجود اس سوچ میں بیٹھے رہیں. آپ کو پتہ بھی ہو کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, فلاں خطرناک ہیں, ان سے امید بھی کوئی نہیں اچھائی کی, تو آپ فیصلہ کرنے میں دیر کریں. فوری فیصلہ کرنے چاہیے. جہاں جہاں آپ دیکھیں جو بھی انسان میری بات سن رہے ہیں, اگر کسی محلے میں ان کو پرابلم ہے تو وہاں سے بھی ہجرت کر کے کسی محفوظ مقام پہ جایا جا سکتا ہے. کسی چھوٹے شہر میں لوگ ان کو جانتے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے, کوئی بھی مذہب ہے, فرقہ ہے, تو ان کو وہاں سے دوسرے شہر میں ہجرت کر جانی چاہیے, دوسرے ممالک میں ہجرت کرنی چاہیے, اور اپنا جو معاملات ہیں وہ گورنمنٹ کو بتانے چاہیے. کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ جو سیاسی پناہ ہے یہ ان مظلوم لوگوں کے لیے قوانین ہے جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور وہ وہاں آ کے اپنی فریاد لے کے آتے ہیں. تو یہ ترقی یافتہ ممالک اور دوسرے ملک جو ہیں اس پہ غور کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں. آج دو چیزیں آپ کو صرف میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ میڈیا کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں. سستی نہیں ہونی چاہیے میڈیا پہ. کوئی ایسا مسئلہ بنے فوری طور پہ میڈیا. دوسرا, اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ کو فوری طور پہ وہاں سے کہیں نہ کہیں بچوں کو لے کر مشکلات جیسے بھی ہوں. میں نے کچھ پروگرام کیے بھی تھے اس پہ پاکستان میں. ایک خاتون تھی, اس سے بھی کیا. وہ کہتی کہ ہمیں گاؤں میں خطرہ تھا, وہ احمدی تھی خاتون, تو ہم میرے والد, پرانی بات ہے, ہمیں لے کے, ہم صرف بچیاں ہی تھی, سب کو لے کے تو پاکستان محفوظ مقام کی طرف چل پڑے. اور یہ بھی ہوا کہ راستے میں ہمارے پاس صرف کھانے کے لیے آٹا تھا اور راستے میں پتہ نہیں 7 دن ہم یہ سفر کر کے پہنچے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, مگر سوچ کو ذرا اپنی کو ذہنی طور پہ کھولیں اور دیکھیں کہ کہاں پہ حالات ٹھیک نہیں آپ کے لیے, اور وہاں سے جتنی جلدی ہو وہاں سے آپ کو چاہیے کہ ہجرت کرنی چاہیے. آج یورپ میں یہ جو لوگ غیر ملکی یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بے شمار ہیں, افغانستان کے بے شمار لوگ یہاں پہ ہیں, پاکستان کے بھی ہیں اور بھی ممالک کے ہیں. تو یہی وجہ ہے یہاں پہ آتے ہیں. آپ دیکھیں یہ شام ہے, وہاں سے کتنے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اور یہاں ان کو مکمل سہولت بھی دی جاتی ہے. اپنے کیس کو اچھے طریقے کے ساتھ, سچائی کے ساتھ آپ پیش اگر کریں گے تو یہ لوگ میرا خیال ہے کہ بڑے اچھے ہیں, آپ کی بات سنتے. مگر غیر قانونی راستہ بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے. ہر چیز قانون کے مطابق چلے, اور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں نکلتا. میرا یہ تجربہ ہے, 35 سال پہلے میں بھی جب یہاں آیا تو بندہ تھوڑا سا اپنے دماغ سے کام لے اور سوچے کہ
کہاں پہ محفوظ زندگی ہے، کہاں پہ بہتر زندگی ہے جہاں جان مال عزت آپ کی محفوظ ہے۔ یہ چھوٹا سا آج میں نے اس لیے آپ کو میسج دیا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگ سمجھ چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ آپ لوگوں کو غور و فکر جہاں جہاں لوگ بھی رہتے ہیں جن کو مسائل ہیں وہ دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ ناظرین جڑے رہے 9 نیوز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں۔